नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 7 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट एथिक्स के इशू से संबंधित, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। आज के समय में देखो जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उनका बहुत ग्लोरिफिकेशन देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे। उनको एक एपिक लाइक फिगर दर्शाया जा सकता है, दिखाया जाता है, और इससे हमारे जो यूथ हैं वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज यूपी मदरसा एक्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, काफ़ी सुर्खियों में था कल ये, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। फिर ट्रंप की वापसी हो गई है यूएस में, तो ट्रंप 2.0 इंडिया के लिए क्या मायने हैं और वेस्ट एशिया के लिए क्या मायने हैं, ये 2 आर्टिकल हैं, इनको कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में रिवीजन। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। काफ़ी समय से अपनी कम्युनिटी के मेंबर हैं रजत अवस्थी। इन्होंने HCS का एग्ज़ाम क्लियर किया है। रजत, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मैसेज एक्चुअली शायद 3-4 दिन पहले या उससे पहले आया था। टीम ने मेरे साथ में लेट शेयर किया, तो रजत आप ये वीडियो देख रहे हो तो हम ज़रूर मिलेंगे। और देखो बहुत बार आप लोग ना मैसेज भेजते हो, मैं शेयर नहीं कर पाता, इसमें मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो सिलेक्शन के बाद जब बच्चे कई बार ऐसा लिखते हैं कि सर पहला मैसेज मैंने आपको लिखा, तो देखो ये मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सारा पूरी कम्युनिटी के साथ में शेयर किया जाए, लेकिन कई बार देखो वो इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है जिसकी वजह से ना मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आगे से हर एक आपका जो सिलेक्शन का मैसेज है ना, बाकी कम्युनिटी के साथ में ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स को भी गर्व हो, उनको भी थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि हाँ अगला नंबर हमारा है। तो एक बार फिर से रजत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और जल्द ही हम मिलते हैं, मैं टीम को बोलता हूँ। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना कोड देख लेते हैं। कोड देखो साइकोलॉजी का है। यूपीएससी वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे में फिलोसफिकल कोड से संबंधित पूछती हैं, लेकिन कभी कभार साइकोलॉजी से संबंधित कोड भी यूपीएससी ऐसे में दे देती है, और एथिक्स में भी ये कोड काम आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है। इस कोड को समझाने के लिए ना पहले आप पढ़ लीजिए। इस कोड को समझने के लिए ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने ना ऐसी ऐसी तस्वीरें यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर फेसबुक पर ज़रूर देखी होंगी कि देखो आकाश में भगवान शिव की इमेज दिख रही है, देखो माउंटेन जो है भगवान शिव जैसे बैठे हों उस शेप में है। ये तो भगवान शिव का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे न जाने और कितनी इमेजेस वायरल होती हैं, और ये तो सिर्फ एक डायमेंशन है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपके सामने ना 2 लोग बैठे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं और आपस में बात करके हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तुरंत के तुरंत ना आपको ये लगेगा कि यार ये मेरे पे क्यों हंस रहे हैं, मतलब मैंने क्या गलती की है, मैंने कुछ उल्टा सुल्टा पहन रखा है क्या, मेरी तरफ देख के ये हंस रहे हैं, ये मेरी चुगली कर रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा हमें लगने लगता है। क्यों लगता है ऐसा? वही कोट है। कोट देखो ये है कि वर्ल्ड जो है ना बहुत कैओटिक है। कैओटिक मतलब रैंडम इवेंट्स वर्ल्ड में होती रहती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये इवेंट क्यों हुई है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो हर चीज के पीछे ना लॉजिक लगाता है, वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे यहां पे इमेज में पैटर्न ढूंढ लिया कि ये जो है भगवान शिव की तरह दिख रहा है। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपनी कोई आपस की उनकी बात है, बस देख मेरी तरफ रहे हैं, तो माइंड ने ना पैटर्न ढूंढ लिया कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा माइंड ऐसा ही है। माइंड ना चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढता है, कोई लॉजिक ना भी हो तो भी पैटर्न ढूंढता है, कोई पैटर्न ना भी हो तो भी। ऐसा इसलिए क्योंकि ना हमारा माइंड इस प्रकार से बना है कि वो स्टेबल रहना चाहता है। उसे यूं लगना चाहिए कि सिचुएशन कंट्रोल में है, इसलिए वो पैटर्न ढूंढता है और लॉजिक लगाता है। जब कोई पैटर्न ना भी हो, जब कोई लॉजिक ना भी लगता हो, तो भी अपनी तरफ से घुसेड़ देता है। मतलब इस कोड से देखो ये निकलता है, जो हमारी एजम्पशंस होती है ना वो एजम्पशंस हमेशा सही नहीं होती। कई बार हम ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं, अपनी तरफ से पैटर्न ढूंढ लेते हैं, अपनी तरफ से लॉजिक ढूंढ लेते हैं, जबकि जो हुआ होता है जिसके बारे में हम पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं वो सिर्फ एक रैंडम इवेंट होती है। लेकिन फिर भी हम बस सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा।
क्योंकि ये माइंड की फितरत है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपसे ना एक बात पूछता हूं, लॉरेंस बिश्नोई, विकास दुबे, सुकेश चंद्रशेखर, आपने इन सब का नाम जरूर सुना होगा। इवन दाऊद इब्राहिम, क्यों सुना है आपने इन सब का नाम? क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करती है इन क्रिमिनल्स को। जो ये सुकेश चंद्रशेखर है ना, इनकी गिनती तो मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े ठगों में से हो सकती है। नटवर लाल का नाम हम सुना करते थे कि नटवर लाल बहुत बड़ा ठग था, जिसपे एक मूवी भी बनी है अमिताभ बच्चन की। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने जो ठगी की है ना, जिस प्रकार से इन्होंने ठगी की है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो इन्होंने तो ठगी के काम को ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। जेल में रह के बेल के लिए जजों को धमकी देना, पुलिस की वैन में ठगी के पैसों को कलेक्ट करना, जिस जेल में बंद हैं उसी जेल के ऑफिसर्स को हायर करना ठगी के लिए। इवन रैनबैक्सी कंपनी थी ना, आपने सुना होगा रैनबैक्सी कंपनी। रैनबैक्सी कंपनी के जो प्रमोटर थे ना, 2 भाई थे, वो जेल में बंद थे। इन्होंने ना होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बन के एक प्रमोटर की वाइफ से बात की और बोला कि मैं लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूं, आपके पति को मैं छुड़वा दूंगा और मुझे पैसे दे दो। आप जानते हो कितने रुपए की ठगी इन्होंने की? 200 करोड़ की ठगी इन्होंने की। इसके बाद विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में इनको मार गिराया। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद हैं, एक्सटोर्शन, मर्डर, न जाने कितने अपराधों के लिए मामले दर्ज हैं लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग के मेंबर्स के ऊपर। लेकिन देखो आप ना आज के समय में देखोगे, आपको हैरानी होगी, ऐसे पेज आपको मिलेंगे, विकास दुबे अमर रहे, लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। बहुत सारे पेज आपको ऐसे मिलेंगे इन क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करते हुए। हम बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करते हैं। देखो हमारे देश में ना गैंग कल्चर की जो शुरुआत थी ना, वो ब्रिटिश ईरा में हो जाती है। ब्रिटिश ईरा में बहुत सारे जो टेंडर्स थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो देखो गैंगस्टर्स को दिए जाते थे। इसलिए दिए जाते थे क्योंकि ब्रिटिश ईरा में अथॉरिटीज़ को ये लगता था कि ना ये लोग बहुत पावरफुल हैं और ये जल्दी से प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर लेंगे, क्योंकि इनके पास में मसल पावर है, इनके पास में पैसा भी होगा, तो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अथॉरिटीज़ इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। 10,000 का प्रोजेक्ट होता था, 1.5 लाख लग जाते थे, लेकिन काम कंप्लीट हो जाता था। तो एक कल्चर सा था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को गैंगस्टर्स को देने का। तब बहुत सारे जो गैंगस्टर्स हैं, हम वो देखते नहीं, वैसे रामाधीर वाली मूवी तो थोड़ी बाद की है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर है, वो बाद की है। लेकिन उस प्रकार के जो सिस्टम था ना कि गैंगस्टर टेंडर लेता था माइनिंग का या फिर दूसरी चीज़ों का, वो चला आ रहा था कल्चर ब्रिटिश ईरा से। फिर देखो मुंबई में जैसे अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी गैंग से इमर्ज होके आई, क्योंकि यूं लगने लगा बहुत से लोगों को कि एक्सटोर्शन करना मतलब अपराध की दुनिया में कदम रखना, इससे ना बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, बहुत जल्दी पावर कमाई जा सकती है, बहुत जल्दी नाम कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दबदबा कमाया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ना ये शॉर्टकट लगा सक्सेस का कि गैंगस्टर बनते हैं और शॉर्ट में सक्सेस मिल जाएगी। और इसके लिए देखो, जानते हो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहले मीडिया ना कितना ज़्यादा चीज़ों को सेंसेशनलाइज करती है। आजकल जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, इसको बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मीडिया ने बना दिया है। आपको ना हैरानी होगी, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स आपको दिखेंगे लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित, जिसमें ना कमेंट बॉक्स में यूथ पता क्या लिख रहे हैं? बहुत सारे यूथ ये लिख रहे हैं कि भाई मुझे अपनी गैंग में ले लो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, भाई मैं बहुत लॉयल रहूंगा, जो तुम बोलोगे मैं करूंगा, मुझे अपनी गैंग में ले लो। ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोरिफिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है मीडिया में, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई को और इनको एपिक पर्सनैलिटी बनाकर दिखाया है कि खास करके जो जुवनाइल्स हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे किस प्रकार से क्रिमिनल्स को कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पे दिखाया जाता है और उनकी जो क्रिमिनल लाइफ है ना, उनको रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है। इवन और तो और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो वीडियो गेम्स है ना, जैसे GTA है,
अब इन वीडियो गेम्स में ना वायलेंस इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ना जो यूथ है उनको नॉर्मल मानने लगता है कि इट इज़ नॉर्मल। बट उनको समझ में ही नहीं आता कि भाई जो वायलेंस के विक्टिम्स होते हैं उन पे क्या गुजरती है, जिनको मारा जाता है उनकी फैमिली पे क्या गुजरती है, वो ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। समझ गए? अक्सर देखो मीडिया और सोशल मीडिया में क्या दिखाया जाता है, गैंगस्टर लाइफ को ना इस प्रकार से दिखाया जाता है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो तो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके पास में महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उनके पास में इतना सारा पैसा है, उनकी लाइफ बिल्कुल कूल है। और इसी लाइफ को हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी गैंग में ले लो। और ये जो गैंगस्टर होते हैं ना, होते भी बहुत चालाक हैं। जैसे बाबा सिद्दीकी और इनकी अभी हत्या हुई, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हत्या करने वाले ना माइनर होते हैं, क्योंकि ये जो गैंगस्टर लोग हैं ना, ये माइनर्स इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये माइनर्स को हायर करते हैं शूटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लूप होल है कि 18 से कम एज है क्रिमिनल की तो उसको ज़्यादा सज़ा नहीं होती, 3 साल में छूट जाते हैं। तो इसी वजह से ये गैंगस्टर लोग ना एज ए शूटर जुवनाइल्स को और माइनर्स को ज़्यादा हायर करते हैं। और कैसे हायर करते हैं? ऐसे ही हायर करते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट इनके फैन पेजेस पे जो कमेंट्स होते हैं ना लोगों के, जो बार बार इनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आई एम बिग फैन ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, तो ना इनको ना पर्सनल कांटेक्ट किया जाता है इनसे। फिर इनको शुरुआत में छोटे मोटे काम दिए जाते हैं कि ड्रग्स की सप्लाई करो। जब पता लग जाता है कि ये बंदा काम का है, फिर इन्हें बोला जाता है कि भाई ने तुम पे भरोसा दिखाया है, अब तुम बड़ा काम करो। फिर इन्हें शूटिंग का काम दिया जाता है। ऐसे ऐसे ये पूरा खेल चलता है। और जब इन क्रिमिनल्स की कोर्ट में हियरिंग होती है ना, पुलिस इनके चारों ओर कोर्ट में इनको लेके जाती है सुरक्षा में, तो उसके भी शॉर्ट्स वायरल होते हैं बॉलीवुड गानों के साथ में, पंजाबी गानों के साथ में, कि देखो ये है हमारा दबदबा, इतने सारे पुलिस हमारे आगे पीछे चलती हैं। उनको ग्लैमराइज किया जाता है। इसी से बहुत सारे लोग जो हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं गैंगस्टर बनने के लिए। और ये देखो आप, आंकड़ा क्या कहता है, जुवेनाइल क्राइम्स ना पिछले 5 सालों में 42% बढ़ गए हैं। इसी वजह से तो बढ़ गए हैं। इसके पीछे ये सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया। जब देखो यूथ जुवेनाइल्स इतना ज्यादा वायलेंस देखते हैं ना हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, तो सीसीटीवी कैमराज से फुटेज अवेलेबल हो जाती है, कैसे मर्डर किया गया, कैसे खून बहा। गेम्स में बच्चों का एक्सपोजर हो जाता है वायलेंस की तरफ, और मूवीज में भी इतना ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है। तो होता क्या है, शुरुआत में तो वायलेंट कंटेंट हम देखते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ज्यादा वायलेंस जब कोई देखता है ना पर्सन, तो उसकी सेंसिटिविटी फिर खत्म होती जाती है। उसके अंदर एम्पैथी, इमोशनल रिस्पॉन्स वो खत्म होता जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपनी फैमिली से, रियल लाइफ ट्रेजेडी से कट जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये आम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी वजह से फिर देखो समाज में जो एम्पैथी है वो कम होती जा रही है। सॉल्यूशंस एंड प्रिवेंशंस क्या हो सकता है? सबसे पहले तो देखो कंटेंट रेगुलेट किया जाए। जो मीडिया टीआरपी हासिल करने के लिए ये सब करती है ना, क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करती है, रोमांटिसाइज करती है, ये बंद होना चाहिए। और सोशल इवन ओटीटी पे जिस प्रकार की मूवीज बनती हैं, या फिर जनरली भी जिस प्रकार की मूवीज बनती है, ना सिर्फ ओटीटी पे, क्योंकि आजकल सारी मूवी तो ओटीटी पे वैसे भी आई जाती हैं, वो देखो रेगुलेट होना चाहिए। होता क्या है, वैसे तो देखो सर्टिफिकेशन दे दी जाती है कि हाँ ये अडल्ट्स के लिए है, इसमें ज़्यादा वायलेंस है। आपको भी पता है वो कैटेगराइजेशन कुछ खास मायने रखता नहीं है। समझ गए? देखो हम बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज जैसे स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करेंगे ना इंडिया में, कि हाँ भाई चॉइस है, मैं कैसा भी कंटेंट देखूं, तो देखो थोड़ी तो दिक्कत है। मतलब हमारी सोसाइटी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, उनकी सोसाइटी मैच्योर हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा तो कंटेंट रेगुलेट होना चाहिए। हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे बच्चे क्या देखना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है फैमिली कनेक्शन। फैमिली कनेक्शन में क्या कहा जाता है, जो पेरेंट्स है ना बच्चों के साथ बात करें, कम से कम डिनर की टेबल पे मोबाइल फोन नहीं होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन, फैमिली बॉन्ड होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। नेक्स्ट एम्पैथी बिल्डिंग। जो बच्चे हैं ना उनको शुरुआत से ही रियल लाइफ स्टोरीज बताई जाएं, सोशल वर्क के लिए एंकरेज किया जाए, विक्टिम्स की कहानियां सुनाई जाएं, ताकि
यूथ समझे कि क्राइम का इंपैक्ट क्या होता है। कई बार देखो जब बच्चे क्राइम कर देते हैं ना तो पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि थोड़े साल पहले तो हमारा बच्चा इतना सेंसिटिव हुआ करता था, एकदम से क्या हो गया कि वो किसी को मार दे रहा है आसानी से, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता। तो फिर लास्ट में देखो यही वे फॉरवर्ड है, मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि टीआरपी के बजाय यूथ का वेलफेयर भी समझें, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करें, सोशल वैल्यूज़ हमें अच्छे से इनकलकेट करनी होगी, हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, लॉरेंस बिश्नोई, विकास दुबे, ये चंद्रशेखर जैसे लोग हैं या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह जैसे लोग हैं। भगत सिंह के इतने शॉट्स आप नहीं देखोगे जितने कि इन लोगों के आपको आज के समय में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, यूथ अवेयरनेस। यूथ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देखो क्षणिक फेम और लास्टिंग रिस्पेक्ट में ना डिफरेंस है। एक वो इज्जत है जो सदा बरकरार रहती है, जैसे भगत सिंह जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स की हम इज्जत करते हैं दिल से। एक ये गैंगस्टर लोग हैं, ये 1 महीना रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, 1 साल रहेंगे, कोई नहीं पता इनका। लास्ट में कलेक्टिव एक्शन की बात की जाती है। देखो अभी ना सोसाइटी को एक्ट करना होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हमारे देश के यूथ को ना क्राइम फ्री फ्यूचर की तरफ हम एंकरेज कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूपी मदरसा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले थोड़ा सा ना बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। इसी साल के 22 मार्च को ना इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। उस वर्डिक्ट में ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। मैं आपको ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 22 मार्च के वर्डिक्ट में यूपी मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के लिए। सबसे पहला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बोला था, सेकुलरिज्म का आर्गुमेंट दिया था कि स्टेट के फंड्स का यूज रिलीजियस एजुकेशन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे देश में सेकुलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और सेकुलरिज्म कहता है स्टेट को ना कंप्लीटली न्यूट्रल होना चाहिए रिलीजन के मैटर्स में। तो इस वजह से ये जो एक्ट है ना ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है और सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इस वजह से ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर देखो इस वर्डिक्ट में ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट किया था। NCPCR ने यह बोला था कि जो मदरसाज है ना, मदरसा एजुकेशन है वो डिजायर्ड क्वालिटी की नहीं है। मतलब आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, लेकिन ये मदरसा एजुकेशन राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21A मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात करता है, सेकुलर एजुकेशन की बात करता है, ना कि देखो रिलीजियस एजुकेशन की जो कि अच्छी क्वालिटी की ना हो। फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह दिया था मदरसास को बैन करने से संबंधित कि पब्लिक मनी का इस्तेमाल ना रिलीजियस एजुकेशन के लिए नहीं होना चाहिए, ये इनएप्रोप्रिएट है। उन्होंने कहा था कि ये टैक्स पेयर्स के पैसे का मिसयूज है मदरसास के लिए गवर्नमेंट की फंडिंग, स्टेट को सिर्फ सेकुलर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स थे मेनली। देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला रिलीजियस जो संस्थान है ना उनको स्टेट फंडिंग और स्टेट रिकॉग्निशन क्यों मिलनी चाहिए। उनका ये कहना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, स्टेट और रिलीजन के बीच में ना सेपरेशन होना चाहिए, यही सेकुलरिज्म है। तो ये सारी चीजें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोली। तो इसके अगेंस्ट ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। जो पिटीशन फाइल की गई उस केस का नाम था अंजुम कादरी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ANR का मतलब होता है अनदर, ORS का मतलब होता है अदर्स, समझ गए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है और बोला है कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इससे पहले स्टे भी लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कि जब तक हम वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं तब तक आपका फैसले पर स्टे रहेगा। तो अब
आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते वक्त क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ना 1975 के इंदिरा नेहरू गांधी केस को साइट किया। उस समय देखो चीफ जस्टिस ए एन रे थे। चीफ जस्टिस ए एन रे ने ना उस समय ये क्लियरली कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है ना, उसका यूज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को टेस्ट करने के लिए होता है, नॉर्मल लॉज के लिए नहीं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, अगर देखो नॉर्मल कानून को भी, ये मदरसा एक्ट जो है ना, ये नॉर्मल कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था ये। तो नॉर्मल लॉज को बेसिक स्ट्रक्चर से अगर हम टेस्ट करने लगे तो फिर तो कोर्ट्स जो हैं वो संविधान को ही रीराइट करने लगेंगे। समझे? आसान शब्दों में समझ गए ना कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ना तो उसको कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट पे परखे, लेकिन नॉर्मल कानूनों को ना बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट पे ना परखे। जब कोई दूसरे कानून होते हैं ना, सिंपल कानून जिनको पार्लियामेंट ने बनाया है, हालांकि संविधान भी पार्लियामेंट ही अमेंड करता है, लेकिन सिंपली कोई एक्ट है, संविधान का नहीं है, तो सिंपली एक्ट को अगर कोई परखना है ना कोर्ट को, तो सिर्फ दो चीजें देखें। पहला, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब लेजिस्लेटिव ने, पार्लियामेंट या असेंबली ने जो कानून बनाया है, क्या उसकी जुरिडिक्शन में था कानून बनाना? पहली चीज ये देखे कि कॉम्पिटेंस थी या नहीं थी कानून बनाने के लिए। दूसरा, वो कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ में कंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता है, बस ये देखें। और जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ना, तब देखा जाए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या नहीं करता है। लेकिन नॉर्मल कोई एक्ट है उसमें तो दो चीजें देखे बस, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और दूसरा फंडामेंटल राइट्स। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का। सुप्रीम कोर्ट ने ना यहां पे 1994 का एस आर बोमई केस को कोट किया। ये जो एस आर बोमई केस था ना, इसमें देखो 9 जजेस की बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया था, और वर्डिक्ट में ये बोला था सेकुलरिज्म का मतलब है सभी धर्मों की इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। ये बात बोली थी एस आर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने, 9 जजेस की बेंच थी। अब देखो इसे ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। सेकुलरिज्म ना दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म मतलब स्टेट जो है ना वो रिलीजन से दूर रहे, जैसे फ्रांस में है। एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म मतलब स्टेट एक्टिवली ये इंश्योर करे कि हर रिलीजन को ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। समझे? पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट ये कोशिश करे कि हर रिलीजन को ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे कंसेप्ट होता है ना पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी मतलब स्टेट मौके देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, जनता का जो पोटेंशियल है उसे अचीव करने के लिए उनको इंपावर करेगा। समझ गए? तो यहां पे ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया कि अगर स्टेट कुछ करता है ना किसी धर्म के लिए, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलवाने के लिए, तो कुछ गलत नहीं है। मदरसा जो एक्ट है, यूपी मदरसा एक्ट 2004, ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म का एक एग्जांपल है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ नेगेटिव सेकुलरिज्म के बारे में सोचा कि हाँ स्टेट रिलीजन से दूर रहेगा, बट पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी तो है, आप उसको कंसीडर कीजिए ना। स्टेट यहां पे एक्टिवली ये इंश्योर कर रहा है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। समझे? फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आर्टिकल 25 से जो 30 है ना, इसी पॉजिटिव सेकुलरिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मदरसा एक्ट है, मदरसा एक्ट को मेंटेन करके स्टेट एक्चुअली में सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है, बल्कि वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखो तीसरा आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया, देखो आर्टिकल 30 के अंदर ना माइनॉरिटीज को ये सारे राइट्स हैं, वो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनके पास में अधिकार है, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और जो उनका इंस्टीट्यूशन है उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन कर सकते हैं। ये सब अधिकार हैं आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप्स के पास में। और यहां पे ना स्टेट रेगुलेशन अलाउड है, लेकिन विद लिमिट्स जैसे कि देखो स्टेट ना माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, स्टेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे ना
अनरीजनेबल कंडीशंस नहीं डाल सकता। वैसे देखो, जैसे मदरसाज हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एफिलिएशन देने के लिए कुछ कंडीशंस लगा सकता है स्टेट, लेकिन वो कंडीशंस रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब मेन पॉइंट समझ गए ना आप? मेन पॉइंट देखो ये है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का ना करेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता स्टेट के द्वारा रेगुलेशन के नाम पे, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 30 के अंदर। ये स्लाइड पढ़िए आप, ये सारा कुछ जो मैंने बोला ये इसी स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि रेगुलेशन के नाम पे स्टेट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो करेक्टर है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, नेचर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है वो। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं, एक तरफ है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। स्टेट की ड्यूटी है एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना, ये सब आता है आर्टिकल 21A में। और दूसरी तरफ है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 अभी मैंने आपको बताया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अधिकार मिले हैं, उनको रिलीजियस एजुकेशन का राइट है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है, ये सब है आर्टिकल 30 में। तो दो आर्टिकल्स के बीच में टकराव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जजमेंट का हवाला दिया, परामती एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट 2014 का केस था, इसको साइट किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो RTE एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह भी ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जैसे मदरसा एक्ट, मतलब मदरसाज, उन पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो आर्टिकल 30 सेक्शन 1 जो है, इसके तहत जो राइट्स मिले हुए हैं ना माइनॉरिटीज को कि वो अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उनके पास में ये सारे राइट्स हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, फ्री एजुकेशन की बात की गई है, ये एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता है। ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो आपने ध्यान से देखे होंगे तो हाईकोर्ट के एक एक आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूपी मदरसा वर्डिक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ट्रंप फिर से यूएस के राष्ट्रपति होंगे। तो ट्रंप 2.0 में यूएस और इंडिया के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज होंगी यूएस की, इस पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2019 में ना प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर ना एक रैली को संबोधित किया था टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में। उसमें ना प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था उस रैली में, इंडिया ने रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अच्छा कनेक्ट इस्टेब्लिश कर लिया है। तो उन्होंने एक बात भी बोल दी, अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि उस समय काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि पब्लिकली किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना सही नहीं है। कल को दूसरा कैंडिडेट जीत गया, बाद में बाइडेन जीत भी गए थे, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब ये देखो एक अलग इशू है कि वो बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये बोला गया अब की बार ट्रंप सरकार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उस समय। तो ना इससे दोनों की केमिस्ट्री पता लगती है, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की। ट्रंप 1.0 में ना इंडिया के लिए मिक्स्ड पॉलिसीज रही उस समय, यानी पिछले कार्यकाल में ट्रंप की कुछ नीतियां भारत के लिए अच्छी थी और कुछ खराब भी थी। वैसे देखो ट्रंप ने ना प्रचार के दौरान ये बोला कि वो इंडिया के साथ ट्रेड टाइज बिल्ड करेंगे, इंडियन कंपनीज के लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओपन करेंगे और ज़्यादा यूएस मिलिट्री हार्डवेयर अवेलेबल करवाएंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। इसके अलावा 2019-20 में ना ट्रंप भारत के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते थे, लेकिन उस पर नेगोशिएशन पूरी नहीं हुई थी, बातचीत चली रही थी, सत्ता परिवर्तन हो गया, बाइडेन आ गए सत्ता में, और बाइडेन का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। तो ये हो सकता है कि जहां पे ट्रंप छोड़ के गए थे पहले, शायद एक बार फिर से इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना वो थोड़ा क्लाइमेट चेंज के प्रति ज़्यादा सीरियस थी, और ट्रंप का रुख ऐसा है कि ये एमिशन वगैरह कुछ नहीं होता, क्लाइमेट चेंज का पूरा कंसेप्ट फ्रॉड है, यूएस से कुछ अपने
बिजनेसेस बंद नहीं करेगा कोल वाले। तो ट्रंप का ये रुख होता है। ट्रंप इंडिया को एंकरेज नहीं करेगा कि आप एमिशन कम कीजिए, जैसे यूएस अभी बाइडन के कार्यकाल में कर रहा था। ट्रंप बल्कि इंडिया को ये बोलेंगे आप हमारा ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज कर लीजिए। बल्कि 2019 में ना एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था यूएस के लुसियाना में, एक एलएनजी प्लांट में पेट्रोनेट इंडिया के द्वारा $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लेकिन बाद में जब बाइडन सत्ता में आ गए तो इस एमओयू को कैंसिल कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ट्रंप का एमिशन कम करने को लेके कोई लेना देना नहीं है, वो तो बल्कि यूं चाहते हैं कि हम ऑयल एंड गैस बेचे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकाल के दौरान ना, यानी बाइडन जब राष्ट्रपति थे तो इंडिया का काफी बार क्रिटिसिज्म हुआ कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम कम है, माइनॉरिटी राइट्स को लेके इंडिया का क्रिटिसिज्म हुआ यूएस के द्वारा, ह्यूमन राइट्स को लेके क्रिटिसिज्म हुआ। इवन यूएस का जो कमीशन है ना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने भी इंडिया का क्रिटिसिज्म किया। बट देखो ट्रंप के कार्यकाल में ना इन इश्यूज पे शायद यूएस इंडिया का उतना क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिक पार्टी के कुछ जो कांग्रेसमैन हैं वो देखो इंडिया में यूएस क्रिश्चियन एनजीओज जो ऑपरेट कर रहे हैं ना, उन पे लगी रिस्ट्रिक्शंस से संबंधित क्वेश्चन मोदी सरकार से पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बल्कि देखो अब बाइडन के कार्यकाल के दौरान ना पन्नू और निज्जर केस सामने आए। इन मुद्दों पर यूएसए के पब्लिक डिपार्टमेंट ने ना कुछ ऐसे कमेंट्स दिए, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जारी की जिससे इंडिया को काफी एम्बेरसमेंट फील करना पड़ा। एक तो निखिल गुप्ता अब यूएस की कस्टडी में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गुरु पंतवंत पन्नू का असैसिनेशन करवाने की कोशिश की। तो देखो इन मुद्दों पे ना यूएस का प्रशासन अब इंडिया के ऊपर ज़्यादा सख्त नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे एक रिपब्लिकन लीडर हैं सलब कुमार, इन्होंने ट्रंप से बोला कि वो खालिस्तानी ग्रुप्स पे क्रैकडाउन करें यूएस की धरती पर। इवन ट्रंप की ना कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके साथ कुछ खास बनती नहीं है, रिलेशन खराब थे। तो यूएस जो कनाडा में निज्जर की हत्या पर कनाडा का साथ दे रहा था, अब उम्मीद कम है कि ट्रंप कनाडा का साथ देंगे इस इशू पे, निज्जर की हत्या पर। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए ना, ये वो सारे पॉइंट्स थे जिन पर थोड़ा फायदा हो सकता है इंडिया को ट्रंप के आने पे। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, ट्रंप देखो हमेशा ना टैरिफ को कट करने की बात करते हैं। जैसे ट्रंप इंडिया पे प्रेशर डालेंगे कि आप टैरिफ को कम कीजिए, जो सामान हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज आप जो यूएस में सामान एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हम टैरिफ इंक्रीज कर देंगे। ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड वार में आ गए थे, चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ काफ़ी इंक्रीज कर दिया था ट्रंप ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ट्रंप ने मतलब उनकी सरकार ने। शायद सोलर पैनल्स पे सब्सिडी का इशू था जिसको लेके यूएस ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। आपको याद हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना किस इशू को लेके यूएस ने उस समय WTO में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के पास में ना पहले GSP स्टेटस था। GSP मतलब जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, मतलब इंडिया यूएस में एक्सपोर्ट करता तो थोड़ा कम टैरिफ लगता। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में यूएस ने इंडिया से ये स्टेटस वापस ले लिया था। फिर देखो हार्ले डेविडसन जो बाइक है, इसको इंपोर्ट करने पर ना इंडिया ने टैरिफ इंक्रीज कर दिए थे। तो इस इशू को लेके उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया था पब्लिकली। और एक दवाई, जब कोविड-19 की महामारी आई थी ना, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो डिमांड था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और भारत ने इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। तब यूएस ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। ये भी उस समय बात भारत को पसंद नहीं आई थी। और ट्रंप की ना एक आदत है, ट्रंप की आदत ये है, ये ना प्राइवेट कन्वर्सेशन को लीक कर देते हैं। मतलब कई बार वो कन्वर्सेशन हुई होती है और कई बार तो हुई भी नहीं होती है, वो झूठा मूठा कुछ भी बोल देते हैं मीडिया में। जैसे 2019 में ना ट्रंप ने पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये बोला
कि हम ना कश्मीर इशू को रिजोल्व करवा सकते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बोला है इस इशू पे मीडिएट करने के लिए। लेकिन इंडिया ने बाद में डिनाई कर दिया कि भाई हमने कब बोला, तुम अपने आप से बोल रहे हो। 2020 में जब LAC पर चाइना की ट्रूप्स आगे आ गई थी ना, तो ट्रंप ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया कि मेरी बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, वो अच्छे मूड में नहीं थे, इस इशू पे बहुत गुस्सा थे। बाद में इंडिया ने डिनाई कर दिया कि इस इशू पे US से बात ही नहीं हुई हमारी। झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। लेकिन देखो, डिप्लोमेट्स एक बात मानते हैं कि जब चाइना की ट्रूप्स LAC पर आगे आई ना, तो उस समय ट्रंप ने इंडिया की मदद की थी। मतलब इंटेलिजेंस शेयर करने का मामला हो, या फिर ड्रोन्स को लीज पे देने का मामला हो, या फिर फोर्सेस के लिए विंटर गियर की सप्लाई करने की बात हो, इन सब इश्यूज पे उस समय ट्रंप सरकार ने भारत की मदद की थी एक कदम आगे जाके। बल्कि USA के जो पास्ट एडमिनिस्ट्रेशंस थे, पास्ट सरकारें थी, वो इस लेवल पे जाके इंडिया की मदद नहीं कर रही थी जैसे ट्रंप की सरकार ने इंडिया की मदद की जब चाइना के साथ टेंशन्स हुई। और क्या हुआ, 2018 में ना US की उस समय UN में एनवॉय निकी हेले ये भारत आई, और भारत में आके इन्होंने धमकाया कि अगर आपने ईरान और वेनेजुला से तेल परचेज करना बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। और भारत डर गया, भारत ने इन दोनों से तेल परचेज करना बंद कर दिया था। तो इंडिया को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। फिर देखो, रशिया के साथ इंडिया को बैलेंस इस्टेब्लिश करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप पुतिन को पसंद करते हैं, पुतिन के साथ में ट्रंप के रिलेशंस खराब नहीं हैं। तो इस वजह से पहले इंडिया को जो दिक्कत आती थी ना कि US इंडिया को बोलता था कि रशिया के साथ रिश्ते कट करो, तेल मत इंपोर्ट करो, शायद ट्रंप की तरफ से उतना प्रेशर नहीं आएगा। इंडिया ट्रंप से ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि जो वार है अभी वेस्ट एशिया में चल रहा है इजराइल का दूसरे देशों के साथ में, उसे जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो घोषणा के बाद से बंद पड़ा है वार की वजह से, इस पर काम स्टार्ट करवाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल में इंडिया और साउथ एशिया दोनों पे फोकस किया गया है। देखो, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे ना US के पहले, ट्रंप 1.0 में ना US ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद कर दी थी, हर तरह की मदद बंद कर दी थी। तो पाकिस्तान अब थोड़ा डरा हुआ है कि IMF से थोड़ा बहुत लोन वगैरह मिलता है, शायद ट्रंप वो भी ना बंद करवा दें, तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के अभी जो चीफ एडवाइजर है ना सरकार के, मोहम्मद यूनुस, जिनको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये देखो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स के दोस्त थे। तो ट्रंप के कार्यकाल में बांग्लादेश को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था कि बांग्लादेश की सरकार जो है फेल हो गई है हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने में, हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जाए बांग्लादेश में। यानी इस इशू पर ट्रंप थोड़ा और खुल के बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाइडेन के कार्यकाल में ना नेपाल, भूटान, मालदीव, इन देशों के साथ में ना US की एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज US की इन देशों में बढ़ गई थी। लेकिन अब ट्रंप इनको कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ट्रंप 2.0 में पॉलिसीज कैसे रह सकती हैं। इसके बाद देखो एक और आर्टिकल है, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट एशिया में जो वार चल रहा है खत्म करवाएंगे या फिर इजराइल का साथ देंगे। तो इस आर्टिकल में ना शुरुआत में ये बोला जाता है कि देखो ट्रंप की पहली सरकार के दौरान ना ट्रंप प्रो इजराइल थे पूरी तरह से। इन्होंने इजराइल के पक्ष में बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम में मूव कर दिया, जिससे जेरूसलम पर इजराइल का जो कंट्रोल था वो लेजिटिमाइज हो गया। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया से जो गोलन हाइट्स छीनी थी ना, उसको भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए थे, हालांकि ईरान UN के अनुसार जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसको फॉलो कर रहे थे, कॉम्प्लाई कर रहे थे, बावजूद इसके ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए। इवन इजराइल से दूसरे गल्फ कंट्रीज के रिश्तों को नॉर्मलाइज करवाया ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत। UAE के साथ में और कुछ दूसरे देशों के साथ में रिश्ते नॉर्मलाइज करवाए गए थे।
ट्रंप ने उस समय अपने 1.0 सरकार के दौरान एक पीस प्लान प्रेजेंट किया था, कैसे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है। हालांकि पैलेस्टीन ने उस पीस प्लान को ना रिजेक्ट कर दिया था। पैलेस्टीन ने ये बोला था कि भाई आपका ये जो प्लान है बहुत ज़्यादा फेवर करता है इजराइल को, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देके राइटर ये बोलते हैं कि भाई ट्रंप 1.0 के दौरान ना ट्रंप पूरी तरह से प्रो इजराइल थे। इवन अभी भी प्रचार के दौरान उन्होंने बोला कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से और इजराइल की मदद करेंगे वार जीतने में। लेकिन देखो एक चीज आप देखिए, ट्रंप वैसे तो प्रो इजराइल हैं, लेकिन ट्रंप ये जरूर चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में ना वार फैले ना, एक्सपेंड ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर पूरा वार फैलेगा वेस्ट एशिया में, ईरान भी युद्ध में शामिल होगा, तो फिर देखो ये जो रूट है पर्शियन गल्फ वाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाला, ये पूरी तरह से प्रभावित होगा। शिप्स का आना जाना यहाँ से कम हो जाएगा, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। और ट्रंप ने तो चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया है कि मैं चीज़ें सस्ती करूँगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे चीप बनाऊंगा। ऐसा ट्रंप ने वादा किया है यूएस में अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस से। तो ट्रंप नहीं चाहेंगे वार एक्सपेंड हो किसी भी कीमत पे। और भी रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूँ ट्रंप क्यों नहीं चाहते वार एक्सपेंड हो। क्योंकि देखो वार एक्सपेंड होता है तो यूएस को इजराइल की तरफ से इंटरवेंशन करना पड़ेगा। और ट्रंप ने ऑलरेडी ये बोला है कि इराक में वार करके यूएस ने गलती की, यूएसए का बहुत सारा खर्चा हुआ इराक वार के दौरान। तो वेस्ट एशिया में वार के बहुत बड़े क्रिटिक हैं ट्रंप, तो वो नहीं चाहेंगे कि वार एक्सपेंड हो, वो चाहेंगे वार जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और एक चीज, जो बाइडन थे ना, वो देखो थोड़ा ना मोरल क्वेश्चन फेस करते थे कि हाँ इजराइल ने गजा में इतने सारे लोगों को मार दिया, 43,000 लोगों को, और यूएस तो बड़ी बड़ी बातें करता है ह्यूमन राइट्स की, यूएस ने कुछ नहीं बोला इजराइल को रोकने के लिए। जो ट्रंप है ना, उनको इन चीज़ों से असर नहीं पड़ता, उन पे मोरल प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। वो सिर्फ फायदे की बात देखते हैं, फायदा किस में है, मोरालिटी वगैरह उनको सूट नहीं करती है। तो कुल मिला के पॉइंट देखो ये है कि ट्रंप वार खत्म करवा सकते हैं वेस्ट एशिया में, इसलिए नहीं कि इजराइल लोगों को मार रहा है और मोरालिटी इसी में है युद्ध खत्म करवाया जाए। नहीं, ट्रंप युद्ध खत्म करवा सकते हैं क्योंकि यूएसए का इसमें फायदा है, क्योंकि यूएसए वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और यूएसए चाहता है कि यूएस की डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए चीजें सस्ती रहें। वार होगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो इसके चलते ट्रंप नहीं चाहेंगे युद्ध एक्सपेंड हो। अब लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ट्रंप 2.0 में क्या होगा। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप और मोदी के बीच में बोनोमी देखने को मिली थी, तो पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे ट्रेड टाइज एक्सपेंड होंगे, इंडियन कंपनीज को ज़्यादा टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती है ट्रंप के कार्यकाल में, यूएस के मिलिट्री हार्डवेयर अवेलेबल होंगे इंडिया के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन फिर से चालू हो सकती है। ट्रंप एमिशन को कम नहीं करेंगे बल्कि बोलेंगे कि आप कोल और गैस हमसे परचेज कीजिए। इसके अलावा पहले माइनॉरिटी राइट्स, प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, इनको लेकर इंडिया पे प्रेशर रहता था, अब कम प्रेशर रहेगा। निज्जर केस पे यूएस के डिपार्टमेंट ने कुछ कुछ टिप्पणियां की इंडिया को लेके, तो ये सब अब कम होगा, बल्कि वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर्स हैं यूएस में, वो ट्रंप को बोलेंगे कि आप खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं उन पे क्रैकडाउन कीजिए। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, टैरिफ बढ़ सकता है, डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट्स फाइल किए गए थे पिछली बार ट्रंप के द्वारा, जीएसपी स्टेटस वापस ले लिया था, तो इस प्रकार की चीज़ें फिर से होंगी। हार्ले डेविडसन के इंपोर्ट पे इंडिया ने टैरिफ इंक्रीज किया था, तो ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया था। प्राइवेट कन्वर्सेशन को वो लीक कर देते हैं ट्रंप, कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एक्सपोर्ट इंडिया ने बैन कर दिया था, तब यूएस ने इंडिया को सुनाया था। कश्मीर में मीडिएशन की बात कही थी ट्रंप ने, इंडिया को कश्मीर पे मीडिएशन पसंद नहीं आता। इवन चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ पे ट्रंप ने बोला था मोदी गुस्से में है, बाद में इंडिया ने बोला मोदी की बात ही नहीं हुई ट्रंप से इस इशू पे। लेकिन डिप्लोमेट्स कहते हैं कि ट्रंप ने इंडिया को लीज वगैरह, ड्रोन्स वगैरह लीज पे दिए थे, विंटर गियर दिया था, जो बाकी यूएस की सरकारों से एक कदम आगे जाके ट्रंप ने इंडिया की हेल्प की थी उस समय जब चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर देखो इंडिया रशिया के साथ टाइज पे प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि ट्रंप के रिश्ते पुतिन के साथ अच्छे हैं। इंडिया बोलेगा कि वेस्ट एशिया में आप वार खत्म कीजिए।
और पाकिस्तान के इशू पे पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत हो गई, ट्रंप ने सारी एड बंद कर दी थी। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, उनको भी दिक्कत आएगी क्योंकि उनके रिश्ते डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स के साथ अच्छे थे। नेपाल, भूटान, मालदीव, इनके साथ में एंगेजमेंट देखने लायक होगा। बाइडन ने इन देशों के साथ में अच्छा एंगेजमेंट किया, ट्रंप देखते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। फिर ये वेस्ट एशिया वाला भी आर्टिकल था। इसमें तो सिंपल सी ये बात थी कि ट्रंप जो है ना, ट्रंप देखो वैसे तो प्रो इजराइल हैं पूरी तरह से, और वो इजराइल वार में इजराइल का ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन देखो वो ये नहीं चाहेंगे कि वार एक्सपेंड हो, क्योंकि इससे यूएसए को नुकसान होगा। ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो वार के अगेंस्ट हैं, और वार अगर एक्सपेंड होता है, फॉर एग्जांपल ईरान के साथ होता है ना, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी यूएस में, और ट्रंप ये नहीं चाहते बिल्कुल भी। फिर ये मदरसा वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ बातें बोली, जैसे सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आप नॉर्मल एक्ट को चेक करते वक्त नहीं लगा सकते, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को टेस्ट करते वक्त आप बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लगाइए। नॉर्मल एक्ट को आपको टेस्ट करना है ना, तो दो चीज़ें आप देखिए, सिर्फ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट हो वो। फिर एसआर बुमई वाला केस कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला देखो सेकुलरिज्म दो तरह का होता है, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म, स्टेट दूर रहेगा, एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म, स्टेट कोशिश करेगा सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो यूपी मदरसा एक्ट ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल है, ना कि नेगेटिव सेकुलरिज्म का। तो ये कहना गलत है कि ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, बल्कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म का ये एक एग्जाम्पल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे नहीं अप्लाई होता, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 30 के तहत। तो ये मेनली 3-4 आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को पलटते वक्त। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सुप्रीम कोर्ट का यूपी मदरसा एक्ट पे जो वर्डिक्ट आया है ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।